साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के अंदर अभी आरएस का जो है वो मेंस या फिर मुख्य परीक्षा जो है वो संपन्न हुई है। 20 और 21 जुलाई को जो है वो आरएस मेंस हो चुका है और आरएस मेंस के कारण ही लंबे समय से जो है वह आप सभी के साथ में जुड़ने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि लंबे समय से जो है वो तैयारी के अंदर प्रयासरत थे। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से अपन फिर से जुड़े हैं और हमारा जो विषय रहने वाला है वो है आरएस मुख्य परीक्षा जो है उसके पेपरों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, जो कि अभी पूछे गए हैं। क्योंकि यहाँ पर अपन पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों पेपर के ऊपर जो हमारे जीके और जीएस के पेपर हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ में चौथा पेपर जो है उसके जैसे ही अनुमानित क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि मैं भी देके आया था, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर रहता है और उसके बाद में चीज़ों को वापस आके याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन जो पेपर हैं इनमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी भी मिस है, वो याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अपन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो देख लेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आरएस मेंस के अंदर जो है वो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हो सकता है कुछ नए जो है वो स्टूडेंट जुड़े हुए होंगे, तो उनको मैं बता देता हूं कि आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर आपको पेपर जो है वो वहीं पर ही मिलता है और उसमें प्रत्येक प्रश्न के साथ में आपको जो है वह स्पेस मिलता है, जगह मिलती है और उसमें आपको अपना आंसर लिखना होता है और पेपर जो है वापस जमा हो जाता है। तो पेपर हमें प्राप्त नहीं होता है और कुछ समय बाद में हो सकता है कि अगले 1-2-3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो 10-15 दिन में आरपीएससी के द्वारा आरएस मुख्य परीक्षा के पेपर साइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे वैसे भी। लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वह इस बार प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों का लेवल क्या था, कौन सी सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा अपने को फोकस करना चाहिए। साथ साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि अगली जो आरएस की भर्ती है वो कब तक आ सकती है और उसका जो है वह प्री और मेंस कब तक हो सकता है। उस हिसाब से हमें जो है वो अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। साथ साथ में एक दो चीज़ें और आपके लिए यहाँ पर विशेष जो है वो एक घोषणा भी मैं लेकर आया हूँ। जो आरएस की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक विशेष घोषणा है जो हम वीडियो के अंत के अंदर देखेंगे, जिसमें आप सभी के लिए विशेष प्रकार की एक घोषणा है जिसमें आपको कुछ लाभांश होने वाला है। तो आपको अंत तक जुड़े रहना है वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जानेंगे। क्योंकि इस बार जो है वह आप सभी को पता है कि आरएस की पहले जो तिथि थी वो जनवरी माह में आ रखी थी, उसके बाद में वो जो है वह 6 महीने के लिए लगभग इसको आगे बढ़ाया जाता है और 20 और 21 जुलाई 2024 के दिन आरएस मुख्य परीक्षा जो है वह आयोजित करवाई जाती है। 2023 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2023 की जो है ये भर्ती मानी जा रही है, इसलिए। बाकी 2024 के अंदर हो सकता है नई भर्ती आए कि नहीं आए, वो अपन लास्ट में चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको जो है वह बता दूंगा मैं। इसके साथ में एक दो प्रश्न और आप सभी के होंगे, क्योंकि इतने लंबे समय से हम जुड़े नहीं हैं। अब एक पहली चीज़ तो ये है कि आपको निरंतर वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से। सारे के सारे जो आपके प्रश्न हैं उनके जवाब जो है वो बहुत जल्द मिल जाएंगे। इसके अलावा 2-3 चीज़ें मैं और आपको बता देता हूं। हो सकता है आप सभी के प्रश्न जो है वह कमेंट में बाद में आए कि सर इकोनॉमिक सर्वे और बजट की जो है वो क्लासें नहीं आई है, तो आप सभी को मैं इस चीज़ से सूचित करवा देता हूं कि बहुत ही जल्द जो है वह आपको बजट के ऊपर, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर वीडियो भी मिलेंगे, रेगुलर क्लासें मिलेगी। बहुत जल्द जो है वो अपनी बुक, जो अपनी हमेशा की जैसे बुक्स आती है उसी प्रकार से हमेशा की जैसे राजस्थान इकोनॉमी और बजट जो है, और आपके जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है बेसिकली उन दोनों की जो है वह मिक्स के अंदर एक बहुत ही शानदार जो है वो पुस्तक आने वाली है। जिस प्रकार से पिछली बार आई थी उससे भी बेहतरीन जो है वो कंटेंट के साथ इस बार वापस बुक आ रही है। उसके साथ साथ में भी विशेष प्रकार की आप सभी के लिए घोषणा की जाने वाली है। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट की आपके लिए जो है वो कल से क्लासें कंटिन्यू हो जाएगी, तो उसके आप चिंता नहीं करें। दूसरी चीज, आपका प्रश्न होगा कि लंबे समय से मैं जुड़ा नहीं हूं, उस बीच में 2 बड़ी भर्तियां आ चुकी है, एक एसआई टेलीकम्युनिकेशन आ चुकी है, एक अपने जो है वो डिप्टी जेलर की जो है वो आ चुकी है। उन दोनों के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो जो है वह उसके ऊपर आपको कल मिल जाएगा। कल से हम कंटिन्यू जो है वह जुड़े रहेंगे और विभिन्न प्रकार के जो आपके प्रश्न हैं उन सभी के मैं जवाब देने की जो है वह कोशिश करूंगा। फिलहाल हमारा जो वीडियो ये रहने वाला है वो आरएस मुख्य परीक्षा पेपर के ऊपर चर्चा है। हम चर्चा करेंगे, चर्चा की शुरुआत जो है वो हम कहां से करने वाले हैं, पेपर 1 से करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जीएस और जीके और जीएस के जो 3 पेपर है उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि जो विद्यार्थी पेपर देके आए हैं वो भी जो है वो अपना मत रख सकते हैं। हो सकता है आपको वो प्रश्न याद आ जाए जो यहाँ पर मेरे से छूट गया होगा, तो वो भी आप बता सकते हैं। साथ साथ में जो है वो हम देख लेंगे कि किस प्रकार के इस बार प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इस बार जो है वह थोड़ा सा जो खेल है वो कहाँ पर खेला गया था आरपीएससी के द्वारा, जैसे कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, 4 पेपर होते हैं, आप सभी को पता है। ये पेपर जो है वो आपके हिंदी और इंग्लिश का होता है। इस बार जो है वो थोड़ा सा पेपर फर्स्ट के अंदर जो है वह विशेष प्रकार की समस्या देखने को मिली।
पेपर फर्स्ट के अंदर कह सकते हैं कि हमेशा की जैसे ही पेपर फर्स्ट में यही रहता है, एक तो मार्किंग जो है वो बहुत टफ होती है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ पेपर फर्स्ट के अंदर इस बार जो छोटी सब्जेक्ट थी, जैसे सोशलॉजी है जो समाजशास्त्र अपने उसके अंदर आता ही है, तो समाजशास्त्र है या फिर अकाउंटिंग ऑडिटिंग है या फिर आपका मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है, इसमें जो प्रश्न है वो थोड़े से इस प्रकार के पूछे गए थे कि थोड़ा सा एक तो जो स्टूडेंट है उसको टेक्निकल होना पड़ गया था, जिसके अंदर थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न थे, साथ साथ में क्वेश्चन कुछ ऐसे भी थे जो हो सकता है आपने जो मटेरियल पढ़ा है उसमें से भी ना मिला हो। तो इसलिए पेपर फर्स्ट जो है वो वाकई में अपन जो है वह कह सकते हैं कि यह बेसिकली थोड़ा सा मतलब कि मॉडरेट से भी ऊपर था, इसको अपन हार्ड कह सकते हैं, हार्ड की कैटेगरी के अंदर इसको दे सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट जो है वो थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि मैं भी दे के आया इस बार आरएस मेंस, तो मुझे विशेष प्रकार का एक अनुभव हुआ, और पिछली बार भी मैंने मेंस दिया था उसमें, और इसमें थोड़ा सा मेरे को जो चेंज लगा था कि हमेशा ये हो रहा था कि जब अपन देख रहे थे आरएस मेंस के अंदर, आपने भी टेस्ट वगैरह दिए होंगे, जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं शुरुआत में उन्होंने भी टेस्ट दिए होंगे, तो जो अपने आरएस मेंस होता है उसमें प्रत्येक प्रश्न के साथ में जो लाइनें होती है वो फिक्स होती है कि भाई आपको जैसे 100 वर्ड के अंदर अगर क्वेश्चन लिखना है, तो उसमें क्या हो रहा था कि जैसे यहाँ पर जो स्पेस है ना, वो पहले तो स्पेस आ रहा था, मान लीजिए कि इतना ये स्पेस था, इस बार स्पेस कितना हो गया, इतना। यानी कि पहले ये होता था कि 10 नंबर का अगर प्रश्न है, यानी कि 100 शब्दों का अगर प्रश्न है, तो उस प्रश्न के अंदर जनरली इन लाइनों की संख्या हुआ करती थी, मतलब कि ये मान लीजिए कि 18 से 20 के आसपास, यानी कि 16, 17 या 18 के आसपास एवरेज रहती थी। इस बार इन लाइनों की संख्या बढ़ गई और 23, 24 तक ये लाइनें हो गई। यानी कि इन्होंने क्या किया कि इसके बीच का जो स्पेस था ये कम कर दिया। अब अगर बंदा अगर लिख रहा है उसमें, तो पहली समस्या तो ये आएगी कि आपको थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से छोटे अक्षरों में लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज, इसमें लिखने के बाद में पहले इसको फुल भरते थे तो वो ऑटोमेटिकली 100 शब्दों के पास में आपका आंसर पहुंच जाता था। अब अगर इसको आप अगर कंप्लीटली भर रहे हो तो वो 120 प्लस भी जो है वह आपके वर्ष जा रहे थे, और अगर इसको खाली छोड़ दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि चेक करने वालों को ये लगे कि इसने कंप्लीट 100 वर्ड नहीं लिखे। तो ये इस बार एक विशेष समस्या देखने को मिली थी, और शब्दों की संख्या बढ़ने के कारण इस बार टाइम जो है वो थोड़ा सा कम भी पड़ा था। लगभग जो है वह सभी पेपरों के अंदर टाइम तो वैसे कम रहता ही है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से जो है वह कुछ पेपर ऐसे थे, जैसे कि सेकंड पेपर ऐसा था जो थोड़ा सा लेंदी पेपर था। फोर्थ पेपर हमेशा की जैसे ही लेंदी रहता ही है, उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो एक तो ये थोड़ी सी चीज़ चेंज लगी थी इस बार। दूसरी चीज़, पेपर फर्स्ट जो है वो हार्ड था, मतलब कि वाकई में जितने स्टूडेंट दिए थे, मेरे साथ वाले जिन्होंने दिए थे और मैंने खुद ने भी दिया था, तो पेपर फर्स्ट थोड़ा सा अच्छा लेवल का लगा था। पेपर सेकंड, अच्छा, पेपर फर्स्ट के अंदर आप सभी को पता है कि फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है वो आपकी हिस्ट्री आती है, और सेकंड यूनिट के अंदर जो है वो इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, और थर्ड यूनिट के अंदर जो है वह छोटे सब्जेक्ट आते हैं, सोशोलॉजी, मैनेजमेंट और आपके अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो वो उसमें पूछा गया था। सेकंड पेपर के अंदर आपके जो है स्पेशली एक तो ज्योग्राफी आती है अपनी, तो थर्ड यूनिट में तो ज्योग्राफी है, सेकंड यूनिट के अंदर साइंस आती है, और फर्स्ट यूनिट जो है उसके अंदर एथिक्स आती है। तो सेकंड पेपर ईजी था, तुलनात्मक रूप से इतना टफ नहीं था, लेकिन लेंथी बहुत ज़्यादा था। और सेकंड पेपर के अंदर अभी आप क्वेश्चन देखेंगे कि जो साइंस है उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप में बना दिया था, और जो आपके ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी में भी अभी अपन प्रश्न देखेंगे, ज्योग्राफी को इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना दिया, बहुत ज़्यादा फैक्चुअली बना दिया था। यानी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको जो है वह 6 मरुस्थल बताने कौन कौन से, बड़ी मुश्किल से लोगों को 2 या 3, 4 याद रहते हैं कि भाई 2 नंबर के अंदर 4 पूछ लेंगे, आधा आधा नंबर के हिसाब से 2 नंबर हो जाते हैं, लेकिन पूछे गए थे 6। इसी प्रकार से जैसे कृष्णा जो है, उस कृष्णा नदी की जो है वह 8 सहायक नदियां पूछी गई थी, बहुत लेंदी हो जाता है। स्पेशली जैसे कि बॉक्साइड जो है, उस बॉक्साइड के खनन क्षेत्र बताने आपको केवल 3 ही राज्यों की, जिसमें उड़ीसा, झारखंड और गुजरात था। तो इस प्रकार के कई सारे प्रश्न थे जो आपके इसके अंदर फंसाने वाले थे, यानी कि बहुत ज्यादा फैक्चुअली जो है वो पेपर को बना दिया था। तीसरा पेपर आप सभी को पता है, तो इसको अगर अपन सेकंड पेपर को कहें तो ये थोड़ा सा जो है वह, चूंकि मैं देखे आया, मेरे लिए जो है वो ज्योग्राफी और साइंस जो है वो दोनों ही, चूंकि साइंस बैकग्राउंड है, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इजी लगा मुझे तुलनात्मक रूप से। बाकी हो सकता है कि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए फर्स्ट पेपर हो सकता है इजी हो सकता है, लेकिन फिर भी सेकंड पेपर थोड़ा सा इजी था तुलनात्मक रूप से, और एथिक्स जो है वो इतनी टफ नहीं आई थी। थर्ड पेपर के अंदर आप सभी को पता है पॉलिटी पूछी जाती है, और पबेड पूछी जाती है, और छोटी सब्जेक्ट आती है जिसके अंदर स्पोर्ट्स एंड योगा आती है, यानी कि खेल एवं योग जो है वो, बिहेवियर पूछी जाती है, और लॉ पूछी जाती है, यानी कि विधि। तो इसमें जो है वह छोटी सब्जेक्ट इतना जो है वो तुलनात्मक रूप से इजी थी, ज़्यादा टफ नहीं थी।
पबेड जो है वो ज़्यादा टफ नहीं थी, बहुत इजी टाइप में ही मान सकते हैं उसको। लेकिन पॉलिटी जो है, पॉलिटी में इस बार ये कर दिया कि इन्होंने करंट के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ज़्यादा पूछ लिए। कान फिल्म फेस्टिवल का जो है वो क्वेश्चन पूछा था, अभी अपन देखेंगे। और एक जो है वो जनजाति पूछ ली थी, एक दो जो है वो व्यक्तित्व पूछ लिए थे। इसलिए थोड़ा सा जो है वो आपके पॉलिटी जो है वह है उन प्रश्नों की वजह से टफ हो गई। इसलिए पॉलिटी की वजह से इस पेपर को जो है वह आप कैसा बोल सकते हो, मॉडरेट टाइप का जो है वो थर्ड पेपर था। फोर्थ पेपर के अंदर हिंदी जो थी वो बहुत अच्छी थी, यानी कि हिंदी जो है लगभग अगर बच्चे ने अगर अच्छे से तैयारी करी है तो हिंदी बहुत अच्छी कर लेगा। व्याकरण इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी, क्योंकि मैं तो एसआई में बहुत अच्छे से हिंदी कर रखी थी, इसलिए व्याकरण तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छी हुई। और जो आगे वाले जो पोर्शन थे, चाहे आपके पत्र प्रारूप वाला था या फिर निबंध वाला था, तो वो सारे के सारे बहुत अच्छे से हो गए थे। निबंध इसके अंदर जो है वो राजस्थान में खनिज संपदा का पूछा गया था, उसके ऊपर मैंने लिखा था और बहुत अच्छे से जो है वो उसमें फैक्चुअल चीज़ें जो है वो भी डाल दी थी, साथ साथ में जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी वो भी इसमें डाल दी थी। तो हिंदी के अंदर जो है तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा था। लेकिन इसमें जो आपके इंग्लिश था, इंग्लिश का इस बार हमेशा की जैसे नहीं रहा। हमेशा जो है वह इंग्लिश के अंदर एरर वगैरह तुलनात्मक रूप से थोड़े इजी पूछे जाते हैं। इस बार इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा एरर भी टफ था, थोड़ी सी जो है वो ग्रामर का सारे के सारे लगभग जो है मुझे तो थोड़े टफ लगे। और साथ साथ में इसके साथ में जो पैसेज जो इस बार पूछा गया था वो भी थोड़ा सा टफ था। तो पैसेज की वजह से भी जो है वो इंग्लिश तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी क्या हो गई आपके टफ हो जाती है। उसके बाद में पैराग्राफ एलिब्रेशन वाला जो है वो उसमें टाइम कम पड़ गया, तुलना दिक्कत वही होगी। और लेटर जो है वो सामान्य रूप से लेटर पूछा गया था। तो इंग्लिश जो है वह इसमें थोड़ी सी टफ थी इस बार, बाकी हिंदी जो है वह इतनी टफ नहीं थी। तो तुलनात्मक रूप से जो है वो पेपर 4, चूंकि पेपर 4 के अंदर टाइम जो है वो कम पड़ता है, लेकिन फिर भी जो है वह इसको अपन जो है वह ईजी कह सकते हैं, ईजी के अंदर काउंट कर सकते हैं। चूंकि हो सकता है कि प्रत्येक स्टूडेंट का अलग अलग जो है वह अप्रोच हो। मैंने जो है वो विशेष रूप से सेकंड और फोर्थ पेपर के ऊपर फोकस किया था, इसलिए मुझे ये दोनों पेपर अच्छे भी हुए हैं। और देखते हैं बाकी मार्किंग कैसे क्या होती है। फर्स्ट और थर्ड पेपर इस बार थोड़ा सा जो है वह अच्छा लेवल का पूछा गया था, जिसके अंदर जो है वह इसमें तो केवल जो है वो पॉलिटी और इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन है, या फिर इकोनॉमिक्स भी इस बार पुरानी पूछी गई थी, वो भी अपन देखेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो इस बार पेपर रहे थे। और बाकी जो है वह पेपर होते कैसे चेक है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चेक होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और अभी तक जिस प्रकार से पेपरों का लेवल देखा गया था उस हिसाब से अब मार्किंग के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा डिसाइड करता है फैक्टर कि मार्किंग कैसे होती है। बाकी पेपर की अगर बात करें तो पिछली बार की तुलना में इस बार पेपर जो है वो थोड़े से जो है वो मॉडरेट टाइप के थे, थोड़े से जो है वो टफ थे पिछली बार से। ठीक है, ये इस बार जो है वो पेपरों का क्या रहा था, आपके पूरा का पूरा ढांचा रहा था। इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। अभी अपन पेपर 1 के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं मोटा मोटा आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, हो सकता है कि आपको इसके आंसर आ रहे हो तो वो आप देख सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, जो आरएस की तैयारी में अब उतरे हैं या फिर उतरने वाले हैं, उतरने की सोच रहे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट इन प्रश्नों को देख सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट पेपर के अंदर फर्स्ट यूनिट जो है उसके अंदर हिस्ट्री पूछी जाती है। बेसिकली हिस्ट्री के अंदर राजस्थान की, इंडिया की और आपके वर्ल्ड की हिस्ट्री आती है। उसके साथ साथ में जो है वह आपके इसमें राजस्थान की जो कल्चर है वो भी इसमें पूछी जाती है। तो जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि एक प्रश्न था ड्योढ़ीदार किसे कहते हैं। ये सारे के सारे 2 अंक यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, 15 शब्दों वाले। तो ड्योढ़ीदार किसे कहते हैं, ये एक प्रश्न पूछा गया था। तो जो पहरेदार होते हैं बेसिकली गढ़ या फिर किलों के बाहर खड़े रहते हैं, उनको ड्योढ़ीदार वगैरह कहते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रश्न था। एक प्रश्न जो है वह आपके, इसको आप हिस्ट्री से जोड़ सकते हो। ये प्रश्न जो है वो राजस्थान कल्चर से जैसे पूछा गया था कि राजस्थान की ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है। तो राजस्थान के अंदर साहित्य एवं बोलियों वाला जो टॉपिक है सिलेबस में, वहां से ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसके अंदर आपको जैसे कि राजावाटी है या फिर काठेड़ी है या फिर तोरावाटी है, इस प्रकार की जो है वह आपको नागरचौल वगैरह ये बोलियां इसमें बतानी थी। उसके बाद में इंडिया हिस्ट्री से पूछा गया था बेसिकली बौद्ध और जैन धर्म। बेसिकली अगर आप तैयारी कर रहे हैं और या फिर करने वाले हैं आगे, वैसे आपको पूरी तरह से गाइड कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको जो एंशियंट हिस्ट्री होती है इंडिया की, उसमें विशेष रूप से कहा जाता है कि आप 2-3 चीज़ें पढ़िए, ज़्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं है। उसमें जैन, बौद्ध और वैदिक, इन 3 जो है टॉपिक, इनको अच्छे से कर लीजिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म के अंदर जो उनकी मत संहिता है उसके अंदर किस प्रकार से दोनों के अंदर डिफरेंस है वो आपको इसके अंतर्गत बताना था। इसी प्रकार से पूछा गया था आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से पूछा गया था 3 कथिया। 3 कथिया बेसिकली 3 कठिया ही है, जो कि आपके 3/20 हिस्से के ऊपर जो आपकी भूमि होती है उसके 3/20 भाग के ऊपर जो है वो आपको नील की खेती करना अनिवार्य थी। और इसी 3 कठिया पद्धति की वजह से गांधी जी ने जो है वो चंपारण सत्याग्रह भी किया था बाद में। तो ये आपको 3 कठिया इसके अंदर पूछा था कि ये क्या है, तो वो आपको इसके अंतर्गत बताना था। उसके बाद में पूछा गया था सार्वभौमिक पौरोहित्य जो है ये क्या होता है, ये इसमें पूछा गया था। तो इस प्रकार से ये 2 नंबर के अंदर लगभग ये 5 प्रश्न जो है वो इसमें पूछे गए थे। हिस्ट्री के अंदर 5 नंबर के अंदर जो प्रश्न थे उसमें देखिए कल्चर का एक प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि वाह आपके
ये वात नहीं, ये वाच है ये। हाँ, वात और आपके वचनिका है ये, बेसिकली वचनिका। तो वात और वचनिका के अंदर जो है वो आपको डिफरेंस बताना था। ये दोनों दोनों ही साहित्य के ही एक टाइप होते हैं। वात के अंदर किसी प्रकार की जो है वह आपके कहानी वगैरह जो है वो इसके अंदर कहा जाती है। वचनिका जो होती है ये भी एक प्रकार के लेखन का ही टाइप है। जैसे अपन अचलदास खिचड़ी वचनिका पढ़ते हैं तो वो इसके अंदर आपको इसमें बताना था बेसिकली। उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों विश्व युद्ध के फलस्वरूप जो है वो महिलाओं की राजनीतिक और आर्थिक जो स्थिति है उसके अंदर किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। तो ये आपके कहने का मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है वो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। फिर अगेन एक और इंडिया हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, अलवार और जो नैनार है इन दोनों के सामाजिक जो है वो महत्व क्या था वो आपको बताना था। तो इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बताना था कि किस प्रकार से ये सामाजिक जो है वह अपना महत्व रखते हैं, वो इसमें बताना था। उसके बाद में और हिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो है वह आपके बेसिकली जयपुर प्रजामंडल जो है उसकी भूमिका पूछी गई थी। तो ये बेसिकली राजस्थान के अंदर जो है वह राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये प्रश्न जयपुर प्रजामंडल से जो है वह आपके जोड़कर पूछा गया था, जिसके अंदर आपको ये बताना था कि जयपुर प्रजामंडल के अंदर जैसे जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, उसके बाद में जो जयपुर प्रजामंडल है ये जो है वह सपोर्टिव हो जाता है जयपुर रियासत का, लेकिन बाद में जो है वह बाबा हरिश्चंद्र इनके नेतृत्व के अंदर जो है वह इसके अंदर जयपुर प्रजामंडल जो है वो दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाता है और आगे चलकर जो है वो एक हिस्सा जो है वह सपोर्ट करता है भारत छोड़ो आंदोलन का, उसका नेतृत्व करता है राज्य के अंदर, और जयपुर प्रजामंडल जो है वो रियासत का थोड़ा सा सपोर्टिव हो जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, क्या बताना था। उसके बाद में देखिए भारत के अंदर हैदराबाद का जो विलय हुआ था, ऑपरेशन पोलो चला के किया गया था, उसके अंदर जो है वह आपके रजाकार की किस प्रकार से जो है वो बाधक थे, ये इस प्रकार के एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपके 5 नंबर वाले जो है वो प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं। फिर थे आपके 10 अंक वाले प्रश्न, यानी कि 10 नंबर वाले प्रश्न कौन कौन से थे। जैसे ये एक प्रश्न है जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि इस प्रश्न के अंदर 2 नंबर से ज्यादा मैटर है नहीं, अगर आप ज्यादा लिखना चाहो तो 5 नंबर से ज्यादा मैटर है नहीं। यानी कि आपको प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के सूर्य मंदिर जो है इनका आपको विवरण देना था। अब सूर्य मंदिर ले दे के 2-4 है, झालरापाटन का है, चित्तौड़गढ़ का है या फिर ओसिया का है, जो भी आप इसमें लिखना चाहो वो लिख सकते हो। उससे ज्यादा इसमें बेसिकली चीजें जो है वो ज्यादा नहीं है। तो फिर ये वो प्रश्न होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा आपको जो है वो अपने मन के भावनाएं लिखनी होती है। तो इसमें बेसिकली आपको फिर एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अपनी तरफ से ऐड करनी है, भाई इसका महत्व क्या है, विशेषता क्या है, स्थापत्य क्या है, वो चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये एक सूर्य मंदिर का प्रश्न पूछा गया था राजस्थान हिस्ट्री से। उसके बाद में आता है राजस्थान कल्चर से, विश्व की अन्य संस्कृतियों की तुलना में भारतीय संस्कृति जो है इसकी निरंतरता एक अनन्य विशिष्टता लिए हुए है, आपको विवेचना करना है। यानी कि विश्व की जो पूरी की पूरी कल्चर है उसकी तुलना में भारत की जो कल्चर है उसने एक विशिष्टता, वो निरंतर रूप से और अनन्य विशिष्टता, यानी कि जो और किसी में नहीं है, वो आपको बतानी थी। यानी कि आपको बेसिकली विश्व की जो है वह कल्चर कैसी है, इंडिया की कल्चर कैसी है, इंडिया की जो है वो वर्ल्ड से डिफरेंट कैसे है, उसके मध्य जो है वो तुलना करके थोड़ा सा बताना था। ये आपके एक प्रश्न इसमें पूछा गया था। उसके बाद में एक और इंडिया हिस्ट्री का प्रश्न था जो था आपके मौर्य काल से संबंधित, कि मौर्य काल के जो स्तंभ होते हैं वो मूलतः देशज प्रकृति के होते हैं। इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी थी कि भारत के ही हैं जो आपके मौर्य काल के स्तंभ है, उसके बारे में आपको उसके स्थापत्य के बारे में बताना था। ठीक है, वो चीज़ें इसमें आप बता सकते हैं। उसके बाद में एक और प्रश्न पूछा गया था आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से, वो था आपके यूरोप की जो औद्योगिक क्रांति थी उसने अंततः नव साम्राज्यवाद जो है इसको जन्म दिया था, किस प्रकार से दिया था वो आपको समझाना था। तो ये आपको ऑल ओवर जो है ये आपके प्रश्न पूछे गए थे किसके अंदर, यूनिट फर्स्ट के अंदर जो है यह हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं। सेकंड यूनिट आती है आपके इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था के अंदर या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर इस बार थोड़ा सा खेल इस प्रकार से खेला गया था कि बेसिकली इस बार अंतरिम बजट आया था, उस समय जो है वह आपके पेपर की तारीख आ रखी थी जनवरी की। तो ये था कि भाई इकोनॉमिक्स पुराना वाला पूछेगा, फिर जनवरी के अंदर जो है वह डेट आगे चली जाती है, फरवरी के अंदर जो है वो अंतरिम बजट आता है। तो फिर एक प्रश्न तो अंतरिम बजट का पूछ लिया, बाकी हो सकता है एग्जामिनर खुद कंफ्यूज थे इसलिए उन्होंने बाकी सारे के सारे प्रश्न बहुत पुराने वाले पूछ लिए। जैसे कि कुछ क्वेश्चन तो चलो इसमें सामान्य ही थे, जैसे कि आपको बताना था कि गैर कर राजस्व जो है वह उसके अंदर क्या क्या सम्मिलित है। तो गैर कर राजस्व के अंदर जो है वह आपके जैसे कि इसमें देखें जिसके कर से संबंधित नहीं हो, तो इसके अंदर जैसे चिकित्सा है, शिक्षा है या फिर खेल है, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर एक प्रश्न तो ये आ जाता है जिसके अंदर आपको गैर कर राजस्व के बारे में जो है वह आपको बताना था। दूसरा क्वेश्चन जो है वह आपको पूछा गया था ज्ञान संकल्प पोर्टल क्या है। तो भाई बच्चों के लिए जो ऑनलाइन सामग्री वगैरह दी जाती है, तो शिक्षा जो आपके विभाग है उससे संबंधित ये आपकी योजना आ जाती है या फिर कह सकते हैं पोर्टल है।
इसी प्रकार से एक और इकोनॉमिक्स में प्रश्न पूछा गया था अंतरिम बजट का। केवल यही एक प्रश्न था जो कि इस बार मतलब कि करंट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो कि अंतरिम बजट के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा घोषित 3 रेलवे गलियारे जो है वो कौन कौन से थे। इसके अंदर सभी ने जो है वो सभी लोग जो है वो गच्चा खा गए थे। और ये प्रश्न वाकई में रेलवे गलियारे की बात करी तो हो सकता है कि सभी ने सोचा, मैंने भी वही सोचा था, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली स्पेशली याद नहीं आती है इंस्टेंटली चीज़, तो इसमें जो फ्रेट कॉरिडोर थे उसके बारे में माइंड गया, लेकिन इसका आंसर वो नहीं था, इसका आंसर कुछ और ही था। तो वो आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना था। एक अंतरिम बजट का क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको पुराने मिलेंगे। इसी प्रकार से एक प्रश्न था आपके मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण जो है उसको समझाना था, ये आपको इसमें बताना था इन्फ्लेशन के बारे में। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। जब अपनी इकोनॉमिक सर्वे भी करेंगे तो उसमें भी आपको स्पेशली बताएंगे कि जननी शिशु सुरक्षा जो योजना है उस योजना के बारे में आपको बताना था, जो कि 108 अपन बात करते हैं। बच्चों को जो है वह जो आपके एक प्रकार से जो गर्भवती होती है उसको त्वरित रूप से जो है वह, क्योंकि इसमें योजना के बारे में नहीं पूछा गया था, इसमें उसकी विशेषताएं पूछी गई थी या फिर इसके उद्देश्य पूछे गए थे कि उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जैसे कि भाई संस्थागत जो प्रसव है उसको बढ़ाना है, या फिर महिला का जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना है, और एक सुरक्षित जो है वो प्रसव करवाना है। इस प्रकार की जो है वो उसके उद्देश्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये 2 नंबर के जो है वो प्रश्न आए थे आपके किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। अब देखिए 5 नंबर के प्रश्न जो है आप सभी को पता है, स्वामित्व योजना जो पंचायती राज की योजना है या फिर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की बहुत पुरानी योजना है, उसकी विशेषता अब पूछी गई है कि भाई स्वामित्व योजना की विशेषताएं क्या है। तो वो आपको इसके अंतर्गत बताना था कि जो भी हमारा भूखंड है उसको ऑनलाइन या फिर डिजिटलीकरण करने के लिए इसमें ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की इसमें चीजें आपको बतानी थी। उसके बाद में आया था राष्ट्रीय रसद नीति। ये थोड़ा सा नया प्रश्न था, यानी कि ये भी करंट बेस्ड प्रश्न आप कह सकते हैं। जो नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी थी उसके बारे में आपको बताना था। 2023 के अंदर गवर्नमेंट लेकर आती है नवीनतम, उसके आधार पर आपको बताना था कि जो आपकी जीडीपी है उसका 14% के आसपास जो है वो खर्च होता है, उसको घटाने का जो है इसमें प्रयास किया गया था। तो ये इसके अंतर्गत चीजें आती है। फिर उसके बाद में पूछा गया था राजस्थान का जो आपका 6ठा राज्य वित्त आयोग है उसकी सिफारिशें क्या थी, जो आपके प्रद्युम्न सिंह जी के जो है वह अध्यक्षता के अंदर बनाया गया था, उसके बारे में उसकी सिफारिशें क्या थी ये आपको इसमें बताना था। तो ये भी आपके इकोनॉमिक सर्वे जो अपनी वाली पुस्तक है उसमें भी मिल जाएगा। और ये भी बेसिकली पुराना है, नया नहीं प्रश्न है। स्वामित्व योजना पुराना है, ये एक नया प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला था। एक प्रश्न जो है वो अंतरिम बजट से ये 3 रेलवे गलियारों वाला नया देखने को मिला था। बाकी ये प्रश्न भी पुराना है, ज्ञान संकल्प भी पुराना है, ठीक है ना। बाकी वो तो कोर इकोनॉमिक्स के प्रश्न थे ही। स्वामित्व योजना पुराना है, 6ठा वित्त आयोग ये भी पुराना है, नया प्रश्न नहीं है। फिर देखिए एक प्रश्न आता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये किसान संपदा योजना ये भी पुरानी ही योजना है, जिसके अंदर किसानों को जो है वो ऋण देकर एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने का इसमें प्रयास किया गया था। तो ये परियोजना भी पुरानी है। साथ साथ में बीआईपी जिसकी अपन बात करें, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, निवेश संवर्धन जो आपके ब्यूरो है, इसके बारे में बात आती है। जब अपन पढ़ते हैं राजस्थान इकोनॉमी पढ़ते हैं या फिर राजस्थान के अंदर हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको इसके बारे में चर्चा करनी होती है कि इसके कार्य जो है वो इसमें पूछे गए थे। तो बीआईपी का कार्य होता है निवेश जो है उसको आकर्षित करना है, निवेश के लिए जो है वो नए रास्ते खोलने हैं, निवेश के लिए जो है वो अवसंरचनात्मक विकास करना है, सिंगल विंडो जो सिस्टम है वो लागू करना है। इस प्रकार की चीजें जो है वो आपको इसके अंतर्गत बतानी थी। तो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बीआईपी के बारे में ये बताना था। तो ये प्रश्न भी बेसिकली नया नहीं है, ये प्रश्न पुराना ही है एक प्रकार से। इसमें इसलिए अपन कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर नई चीजें नहीं पूछी गई थी, क्योंकि पेपर वाले भी, पेपर सेटर को भी ये पता था कि बच्चा जो है वो बिल्कुल नहीं तो पढ़ेगा नहीं। हो सकता है क्योंकि पेपर जो है वह ऐसा भी आ रहा था कि पेपर पहले बन चुका था, लेकिन कुछ प्रश्न जो है वो इसके अंदर अपडेट किए गए थे जो अंतरिम बजट वगैरह से था। एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का जो है ये प्रश्न भी नया जो है वो अपडेट इसमें किया गया था। फिर अगला आते हैं आपके 10 नंबर वाले जो प्रश्न आए थे इकोनॉमिक्स के अंदर, वो देखिए कौन कौन से थे। एक था राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। अब इस प्रश्न के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है भाई, इस प्रश्न के अंदर समस्या ये हुई कि प्रश्न के अंदर मैटर है 2 नंबर का, हद मार के 5 नंबर का, 10 नंबर का इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते हैं भाई। अपन पढ़ते हैं राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में, मैंने आपको पढ़ाया है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जो है वह आपके जायका के सहयोग से चलाई जाती है योजना। राजस्थान के 27 जिलों की 137 जो सिंचाई परियोजना है उसके अंदर ये योजना चल रही है। उससे ज्यादा आप इसमें कुछ लिखने के लिए मैटर नहीं है। तो इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा चीजें जो है वो फिर आपको अपने जो आपके मानसिक रूप से जो आपके विचार आते हैं, जो आपके आंतरिक विचार है वो इसमें लिखने होते हैं। आरएस मेंस में थोड़ा सा आपको जो है वह ध्यान रखना होता है कि कहां पर जो है वो हम हमारी तरफ से लिख सकते हैं। तो ये वो प्रश्न था जिसमें आपको अपनी तरफ से लिखना था, सीधी सी बात ये थी।
फिर आया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भाई 2016 की जो है वह आपकी योजना पूछी जा रही है 2024 के अंदर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैक्सिमम लोगों ने सोचा नहीं होगा कि भाई पूछी जा सकती है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, राजस्थान में भी ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर स्पेशली इसके बारे में बताया गया है कि खरीफ की फसल के लिए 2% है, रबी के लिए 1.5% है, और जो आपकी वाणिज्यिक फसलें उनके लिए 5% जो है वह प्रीमियम राशि है, उसके आधार पर जो है वह आपके फसलों के बीमा किया जाते हैं। विशेष प्रकार से आपको जानकारी बतानी थी, लेकिन मैटर इसमें भी थोड़ा सा हो सकता है कम पड़े, तो उसमें आपको अतिरिक्त जो है वह इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या इसकी विशेषताएं, इस प्रकार से चीजें आपको इसमें बतानी थी। अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय निर्धारित जो योगदान है वो क्या होता है, और भारत के अद्यतन के अंदर यानी कि भारत के अंदर जो है वो आईएनडीसी जो है इसके ऊपर आपको चर्चा करनी थी। इस प्रकार से जो है वह एक प्रश्न ये आपको पूछा गया था। नेशनल जो आपके एक प्रकार से जो निर्धारित योगदान है उसके बारे में ये प्रश्न था। तो ये प्रश्न थोड़ा सा नया प्रश्न कह सकते हैं। बाकी इतना जो है वह आपके करंट बेस जो है वो इस बार इकोनॉमिक्स नहीं पूछी गई थी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस पेपर के अंदर जो है, फर्स्ट पेपर के अंदर स्पेशली थोड़ा सा जो है वह समस्या हुई थी बच्चों को। क्या समस्या हुई वो आपको भी पता चल जाएगा। देखिए तीसरी यूनिट के अंदर जो है वह छोटी वाली सब्जेक्ट आती है, और छोटी सब्जेक्ट के अंदर जो समाजशास्त्र आता है ये बिल्कुल ऐसा पूछा गया था कि जो मैटर मतलब बेसिकली बच्चा मतलब कि पढ़ता कितना पढ़े, मतलब कि उसके अंदर बहुत गजब वाले प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि 2 नंबर के अंदर प्रश्न पूछा गया था आपके वेस्टोकिफिकेशन जो है ये क्या है। तो वेस्टर्नाइजेशन जो आपके पश्चिमीकरण हुआ था उसी से संबंधित जो है ये प्रश्न आता है। समाजशास्त्र के अंदर एक टॉपिक आता है पश्चिमीकरण, यानी कि वेस्टर्नाइजेशन, यानी कि भारत के अंदर जो है वह पश्चिम के जो देश है उनकी जो है संस्कृति को अपनाना एक प्रकार से पश्चिमीकरण है। और पश्चिमीकरण के अंदर जब आप उनके रहन सहन खान पान को अपना लेते हैं, लेकिन उनके जो अच्छे गुण हैं उनको अगर आप नहीं अपनाते हो तो उसको कहा जाता है बेसिकली वेस्टोकिफिकेशन जो है वो उसको कहा जाता है। एक प्रश्न आया था अनियत रोजगार जो है वो क्या है, तो ये बेसिकली इसी में समाजशास्त्र के अंदर पूछा गया था। एक प्रश्न जो ये प्रश्न सामान्य था कि भाई दहेज प्रथा के जो है वो दुष्परिणाम क्या है, वो इसमें आपको बताना था। एक प्रश्न आया था कि भाई गरीबी की संस्कृति जो है वो क्या है, इस प्रकार का एक प्रश्न जो है वो आपको पूछा गया था। इसी प्रकार से एक आया था कि किसी एक विद्वान का नाम देकर जो है वो आपको पूछा गया था कि भाई सांस्कृतिक अफवाह जो है ये क्या होता है, तो ये इसके अंतर्गत जो है वह आपको पूछा गया था कि वो आपको इसमें बताना था। तो बाकी चलो जैसे ये क्वेश्चन इजी है, ये प्रश्न वैसे नया था क्योंकि ये चीज जो है वो पढ़ी हुई नहीं थी। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको कई बार जो है वो देखने को नहीं मिलते आपके नोट्स वगैरह में, तो वहां पर जो है वो बच्चों को समस्या हुई थी समाजशास्त्र के अंदर। इसी प्रकार से ये थोड़ा सा इजी प्रश्न था कि भाई जाति जो है वह समाज के अंदर खंडात्मक विभाजन को किस प्रकार से व्याख्यान्वित करता है, तो वो आपको इसमें बताना था, ज्यादा टफ नहीं था। ग्रास्य जनजाति की आपको सामाजिक आर्थिक विशेषताएं बतानी थी कि भाई ग्रास्य जनजाति के लिए जो है वह आर्थिक जो है वो चीजें क्या क्या होती है, तो वही आपको इसके अंदर बतानी थी। और सामाजिक जो है वो इसके बतानी थी कि भाई समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है कि इनके बाल विवाह होते हैं कि नहीं होते हैं। आर्थिक जो आपके हैं उसके अंदर इनके जो है वो आय के मुख्य स्रोत क्या है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं जो है वो इनके लिए चलाई गई है, तो वो आपको इसके अंतर्गत बतानी थी। तो ये समाजशास्त्र के कुछ प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। इसी प्रकार से मैनेजमेंट आउट ऑफ द मतलब कह सकते हैं यूनिवर्स था इस बार, तो पता नहीं कहाँ से पूछे गए थे प्रश्न। सबसे पहला था नेतृत्व से संबंधित एक प्रश्न था कि नेतृत्व वगैरह क्या होता है, वो स्पेशली मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी। पूंजी की जो संरचना है उसके बारे में पूछा था कि पूंजी की संरचना जो है उसकी अप्रासंगिकता का सिद्धांत पूछा गया था, एक प्रश्न ये था। एक प्रश्न था आपके पोर्टफोलियो की गहराई जो है वो क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट जो है उसकी गहराई पूछी गई थी कि कितने उसके जो है वह आपके टाइप्स वगैरह जो है वो स्पेशली कितने क्या हो सकते हैं। एक प्रश्न आया था आपके जो सेबी के बारे में। देखिए ये प्रश्न बहुत तगड़ा वाला प्रश्न था क्योंकि एंजल निवेशक जो है उनकी 2 योग्यताएं बतानी है, किस आधार पर, सेबी के आधार पर। तो बेसिकली ये चीज जो है वो सामान्य रूप से कहीं मिलती नहीं है, तो ये प्रश्न बहुत मतलब कि अच्छे लेवल का प्रश्न था कि सेबी के अनुसार एंजल निवेशक की 2 योग्यताएं क्या क्या होती है, वो इसमें बताना था। अगला प्रश्न आया था आपके माइस वाला, ये राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का प्रश्न है। और माइस के अंदर बेसिकली माइस जो है ये कन्वेंशन सेंटर होते हैं जिसके अंदर मीटिंग, इंसेंटिव, कन्वेंशन और एग्जीबिशन के नाम से जो है यह आपके माइस सेंटर राजस्थान सरकार के द्वारा जयपुर वगैरह में जो है वो स्थापित किए गए हैं, वो आपको इसके अंतर्गत बताने हैं। फिर अगला आते हैं 5 नंबर के प्रश्नों में पूछा गया था आपके एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग जो आपके फाइनेंस कॉर्पोरेशन वगैरह होती है, कंपनी जो होती है, एनबीएफसी की अवधारणा के बारे में और उसके विभिन्न जो टाइप है वो आपको बताने थे कि एनबीएफसी कितने क्या प्रकार की होती है। एक था आपके त्रिलब्धि सिद्धांत जो है ये पूछा गया था, तो ये कुछ प्रश्न जो है वह आपके मैनेजमेंट के अंदर पूछे गए थे। इसी प्रकार से आपके आता है लेखा शास्त्र या फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की अगर अपन बात करें, 2 नंबर के प्रश्न देखिए। एक तो आया था अंकेक्षण के 2 उद्देश्य बताइए, ये थोड़ा सा सामान्य प्रश्न था। आपको केग के 4 कर्तव्य पूछे थे, वो एक सामान्य प्रश्न था, इतना कोई टफ नहीं था। शून्य बजट जो है, जीरो बेस बजट, उसके कुछ लाभ पूछे थे, ये भी एक प्रकार से सामान्य प्रश्न ही था।
उसके बाद में आता है प्रशासनिक सुधार आयोग जो था, उसके अनुसार निष्पादन जो बजट है, जो आउटकम बजट है, उस आउटकम बजट को अपनाने के 2 कारण पूछे गए थे। ये भी एक सामान्य प्रश्न था, इतना तगड़ा प्रश्न नहीं था। इसके अलावा द इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड जो एश्योरेंस आपके स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो है IAASB जो है, उसके अनुसार अंकेक्षक के 2 गुण बताने थे, उसके अनुसार बताने थे। तो ये एक नया प्रश्न था, ये इसके अंदर पूछा गया था आपके ऑडिटिंग के अंदर। इसी प्रकार से 5 नंबर के अंदर पूछा गया था कि भाई वित्तीय विवरण जो विश्लेषण है उसकी तकनीकें पूछी गई थी। ये थोड़ा सा इजी प्रश्न था, इसके अंदर आपको उसकी जो तकनीकें थी वो आपको बतानी थी। भाई कोष प्रवाह विश्लेषण है, एक रोकड़ प्रवाह विश्लेषण है, वो इसके अंदर आ जाता है। एक आया था आपके दोहरा लेखा प्रणाली जो है उसकी एंट्री कीजिए, ये एक इसके अंदर प्रश्न जो है वह आपको पूछा गया था। इसमें बेसिकली डेटा देकर और वैसे प्रश्न पूछा गया था कि आपको एक टेबल दी गई थी और उसमें से आपको वो जो है वो भरना था उसके अंदर। तो ये प्रश्न इसके अंतर्गत पूछा गया था। ठीक है, ये आपके ऑडिटिंग के कुछ प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। सेकंड पेपर तुलनात्मक रूप से थोड़ा अच्छा पेपर हुआ, मेरा भी अच्छा पेपर हुआ, क्योंकि इसमें वो सब्जेक्ट थी जो आपकी एक प्रकार से मतलब मेरी जो है वो थोड़ी सी अच्छी सब्जेक्ट रही थी। सबसे पहले आता है एथिक्स, नीति शास्त्र। फर्स्ट यूनिट के अंदर नीति शास्त्र आता है, उसमें 2 नंबर में जो जो प्रश्न पूछे गए थे, 2 प्रश्न इसमें याद नहीं आ रहे हैं, टोटल 5 प्रश्न जो है वो इसके अंदर थे। तो 3 प्रश्न तो इसमें याद आ गए, तो वो मैंने आपको बता दिए। एक तो था आपके अहिंसा परमो धर्मो जो है वह क्या होता है, तो अहिंसा परमो धर्म जो है ये आपको बताना था कि अहिंसा ही जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, उसके बारे में फिर आप ज्ञानी बन के बता सकते हो। उसके बाद में था कि कांट के अनुसार जो है वो परम शुभ जो है वो क्या होता है, एक प्रश्न ये पूछा गया था। महात्मा बुद्ध जो है उनके अनुसार जो है वो उपाय प्रबंध क्या है, इसके बारे में बताना था, एक प्रश्न ये पूछा गया था। ये एथिक्स के कुछ प्रश्न पूछे गए थे 2 नंबर के अंदर। इसी प्रकार से 5 नंबर में कुछ प्रश्न आए थे, जैसे एक आया था मानवीय मूल्य जो है उनके अंदर विभेदीकरण का जो है वो सिद्धांत क्या है, मानवीय मूल्य के अंदर विभेदीकरण का जो है वो सिद्धांत इसके अंदर पूछा गया था, एक प्रश्न ये था। एक 5 नंबर में पूछा गया था महात्मा गांधी जो है उनके अनुसार जो है वह स्वराज का सिद्धांत जो है वो क्या होता है, ये आपको बताना था। इसके अलावा महर्षि अरविंद के अनुसार जो है वह दिव्य जीवन क्या होता है, एक प्रश्न ये पूछा गया था। इसी प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनके अनुसार व्यक्ति का आधिक्य जो है वह क्या होता है, ये एक प्रश्न पूछा गया था। क्योंकि यहाँ पर समस्या ये हुई थी कि टैगोर और अरविंद जो है इनको कोई इतना अच्छे से पढ़ता नहीं है, तो ये दोनों प्रश्न जो है वो थोड़े से टफ लगे थे इस पेपर के अंदर, या फिर कह सकते हैं एथिक्स के अंदर ये थोड़े से जो है वो अपने एक प्रकार से लेवल को जो है वो थोड़ा सा ऊपर कर दिए थे। क्योंकि इतना ही समय मिलता है, आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है आरएस मेंस में कि कितने समय के अंदर आपको कितना मैटर खींचना है। साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर अपने पास में टाइम कम है तो अगर अपने को प्रश्न छोड़ना है तो कौन सा प्रश्न हम छोड़े, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है ऋण की अवधारणा। पिछली बार भी ऋण पूछा गया था, इस बार भी पूछा है। ऋण की अवधारणा जो है ये समसामयिक जो समाज है उसके लिए किस प्रकार से सहायक है, ये आपको इसके अंतर्गत बताना था। 10 नंबर में प्रश्न पूछा गया था जैसे कि प्रशासन, जो आपके प्रशासन है वो समाज सुधार के अंदर किस प्रकार से सहायक है, ये प्रश्न पूछा गया था। अच्छा प्रश्न था, इसके अंदर बेसिकली आप सामान्य चीजें लिख सकते हैं। 10 नंबर में था, इतना टफ प्रश्न नहीं है। किस प्रकार से प्रशासन का योगदान होता है वो इसमें आप बता सकते हैं। फिर आता परिणाम निरपेक्ष और परिणाम सापेक्ष नीति शास्त्र जो है वो क्या है, एक तो ये आपको बताना था। साथ साथ में एक प्रशासक के लिए दोनों के अंदर जो है वह कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, या फिर एक प्रशासक को दोनों में से किसके ऊपर बल देना चाहिए, ये आपको इसके अंदर बताना था। एक प्रश्न था आपके नैतिक द्वंद्व, ये भी रिपीट हुआ था, पिछली बार भी पूछा गया था। नैतिक द्वंद्व क्या है ये आपको एक तो बताना था। साथ साथ में यदि अपने व्यक्ति जो है वो व्यक्तिपरक जो नैतिकता है वो और आपके एक संस्था की जो नैतिकता है, उन दोनों के बीच में अगर द्वंद्व हो जाए तो किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, ये इसके अंतर्गत पूछा गया था। तो ये आपके एथिक्स के प्रश्न थे, नीति शास्त्र के थे, 2 नंबर वाले प्रश्न थे, 5 के थे और आपके 10 नंबर के थे। फिर दूसरी यूनिट के अंदर पूछी गई थी आपके साइंस एंड टेक, यानी कि आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये थोड़ा सा जो है वह मेरे लिए थोड़ा सा इजी था, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था तो अच्छे से कर रखी थी साइंस। फर्स्ट जो 2 नंबर के प्रश्न थे उसके अंदर 2 नंबर के प्रश्न के अंदर 2 चीजें पूछी गई थी, वो इसमें एक लिखा हुआ नहीं है। एक तो पूछा गया था कि जो आपके जो भ्रमर होता है या फिर जो भोर होता है उसके डंक की वजह से जलन क्यों होती है, और इसकी वजह से जो है वह हमारे एक प्रकार से जो है वो जलन क्यों होती है, एक तो ये था। और एक था कि उसकी वजह से जो सूजन जैसा वो क्यों आता है, वो इसमें लिखा हुआ था। और दूसरा इसी के साथ में जो है वो एक और लिखा हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है उसको शुष्क बर्फ जो है वो क्यों कहा जाता है, ये इसके अंदर पूछा गया था। ये 2 प्रश्न जो है वो एक साथ पूछे गए थे इसके अंदर। उसके बाद में पूछा गया था जो केपलर है, केपलर के द्वारा जो है वह ग्रह की गति से संबंधित जो है वह नियम दिए गए थे। टोटल 3 नियम थे कि भाई जो प्रत्येक ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा के अंदर चक्कर लगाता है। उसके अंदर दूसरा वाला नियम पूछा था, क्षेत्रीय वेग संरक्षण का नियम पूछा गया था कि प्रत्येक जो आपके ग्रह है वह सूर्य के सापेक्ष जो है वो नियत समय के अंदर नियत क्षेत्रफल जो है उसको क्या करता है, पार करता है। तो उस सिद्धांत के बारे में बता रहा था। और साथ में पूछा है कि ये किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, वो भी आपको इसके अंतर्गत
बताना था। तो केपलर से जो है वो प्रश्न पूछा गया था ये। उसके बाद में था आपके मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस जो है इन दोनों के अंदर क्या अंतर है ये बताना था। जो आपके क्लासिकल जो कंप्यूटर है यानी कि परंपरागत और जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उन दोनों के अंदर क्या अंतर है ये आपको इसमें बताना था। एक प्रश्न आया था डीएनए वैक्सीन का, कि डीएनए वैक्सीन क्या होती है। जिस प्रकार से आपके कोविड वगैरह के टाइम में आरएनए डीएनए या फिर ये वैक्सीन जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में चली थी, तो वहीं से ये प्रश्न पूछा गया था कि डीएनए वैक्सीन क्या है। साथ में आपको ये भी बताना था कि दुनिया की पहली जो है वह आपके कोविड की जो है वह डीएनए वैक्सीन कौन सी थी, ये भी इसके अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था। तो 2 नंबर के ये 5 प्रश्न जो है वो इसमें पूछे गए थे। 5 नंबर के जो प्रश्न है इसके अंदर 1-2 प्रश्न मुझे याद नहीं आ रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया था इसके अंदर बर्डमैन ऑफ इंडिया, सलीम अली के नाम बारे में अपन पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर, जब अपन केवला देव पढ़ते हैं तब भी मैं बताता हूं कि सलीम अली जी को जो है वह बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया, भाई वर्गीज कुरियन को जाना जाता है जिन्होंने भारत के अंदर जो है वह दुग्ध क्रांति या फिर श्वेत क्रांति जो है उसको जन्म दिया था। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया, इन दोनों के बारे में बताना था और इनका योगदान के बारे में पूछा गया था। एक प्रश्न था आपके, ये ओ नहीं था, ये था आपके बेसिकली क्यू था, ये QRSM ये आपके लिखा हुआ था। यहाँ पर मिस टाइप यहाँ पर भी है और वहां पर भी था, वहां पर ओ लिखा हुआ था। ओ जैसी कोई चीज मिलती नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्यू का मतलब जो है वह है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, तो ये क्विक था, क्यू होना चाहिए था, वहां पर भी ओ लिखा हुआ था। एक तो ये पूछा गया था और सेकंड इसी में ही पूछा गया था अस्त्र के बारे में, जो अस्त्र जो है वह एक प्रकार की मिसाइल है। तो अस्त्र और आपके क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल इन दोनों के बारे में पूछा गया था। एक जो प्रश्न सामान्य था कि हो सकता है कि चंद्रयान 3 से या फिर आदित्य L1 से पूछा जाए, तो आदित्य L1 से जो है वो प्रश्न आपके आ गया था। तो 3 प्रश्न ये आपके 5 नंबर में थे। दो प्रश्न और थे वो स्पेशली याद नहीं आ रहे मुझे, आपको अगर किसी को याद हो तो कमेंट में जरूर बताना है। 10 नंबर के प्रश्न के अंदर अगर अपन बात करें, 10 नंबर में था आपके मानव के पाचन तंत्र के बारे में पूछा गया था कि मानव का पाचन तंत्र जो है वह किस प्रकार से, इसके अंदर जो ग्रंथियां होती है पाचन ग्रंथियां वो किस प्रकार से कार्य करती है, एक प्रश्न ये इसके अंतर्गत पूछा गया था। एक प्रश्न जो है वह आपके एमआरआई से पूछा गया था, एमआरआई किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है और यह जो है वो एक्सरे से किस प्रकार से जो है वो भिन्न है या फिर उससे किस प्रकार से अलग है, ये इसके अंतर्गत आपको बताना था। एक प्रश्न जो है वो नैनोटेक से पूछा गया था कि नैनो तकनीकी जो है वह क्या है, ये नैनो तकनीकी नहीं था, यहाँ पर प्रश्न स्पेशली था कि नैनो पदार्थ जो है वो क्या है, ये स्पेशली प्रश्न था कि नैनो पदार्थ क्या होते हैं और कार्बन के किन्हीं ही 2 अपरूपों से बने हुए नैनो जो पदार्थ है उनके बारे में आपको बताना था। ये प्रश्न पूछा गया था इसके अंदर। तो नैनो पदार्थ क्या था वो आपको बता के और फिर इसके अंदर आपको 2 अपरूपों के बारे में बताना था, सीएनटी वगैरह में आप बता सकते थे। एक प्रश्न पूछा गया था एरावत जो है वो क्या होता है, एक ही प्रश्न में था ये एरावत क्या होता है। एक प्रश्न पूछा गया था आपके चैट जीपीटी जो है यह किस प्रकार से जो है वो कार्य करता है या फिर चैट जीपीटी क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना था। और एक था आपके डीप न्यूरल नेटवर्क जो है ये क्या है। तो 3 प्रश्न जो है वह इसके अंदर पूछे गए थे एक साथ, जो कि आपके 10 नंबर के थे। ये आपके टोटल 4 प्रश्न इस प्रकार से आपके आ जाते हैं साइंस के अंदर। फिर आते हैं अपन ज्योग्राफी के अंदर। तीसरी यूनिट जो है उसके अंदर पूछी जाती है भूगोल, और ज्योग्राफी के अंदर जो है वह 2 नंबर के जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपके ये सारे के सारे थे। इसमें पहला प्रश्न बेसिकली हो सकता है सीक्वेंस ऊपर नीचे हो, एक मैप दिया गया था इंडिया का, और इंडिया के मैप के अंदर जो है वह आपको पूछे गए थे कि आपको इन 4 दर्रे जो है इनको जमाना था, थाल घाट को जमाना था, पाल घाट को जमाना था, नाथुला था और एक सिपकिला था। इन चारों दर्रों को इसके अंदर मैप के अंदर जो है वह प्रदर्शित करना था, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न था ऑस्ट्रेलिया के आपको 6 मरुस्थल के बारे में पूछा गया था। तो 6 मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से याद होते हैं, मुझे भी 5 याद थे उस टाइम क्योंकि एट प्रेजेंट प्रेशर के अंदर याद आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ग्रेट सैंडी है, ग्रेट विक्टोरिया है, स्टुअर्ट स्टूनी है या फिर आपके सिम्सन है। तो इस प्रकार से जो है वह आपके इसके अंदर मरुस्थल बताने थे। उसके बाद में देखिए एक और फैक्चुअल, देखिए कितना फैक्चुअल पेपर को किया गया था कि कृष्णा नदी की आपको कितनी सहायक नदियां पूछी हुई है, 8 सहायक नदियां पूछी हुई। बड़ी मुश्किल से 2-4 लोगों को याद होती है, 8 सहायक नदियां जो है वह आपके इसमें कृष्णा की पूछ ली गई थी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आता है कि साबरमती जो नदी है वो राजस्थान के किन जिलों से बहती है और इसकी जो सहायक नदी है उसके बारे में बताना है। तो भाई साबरमती जो है वो अपन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर एक जिले से गुजरती है, वो जिला है उदयपुर। पदारना से निकलती है, उदयपुर में प्रवाहित होती है, गुजरात में जाती है, खंबात की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। ये अपने राजस्थान ज्योग्राफी का प्रश्न था। आपको पूछा गया था कि इसकी सहायक नदियों के बारे में बताना है। तो एक तो नदी जो है वह आती है आपके सई नदी आती है, सई नदी के ऊपर जो है वो सई प्रोजेक्ट चलाया गया है। सई नदी जो है वह हमारे गोगुंदा से निकलती है। दूसरी तरफ से जो है वह मानसी और वाकल नदी आती है, साथ साथ में उसके जो है वह हतमती, मेसरवा, याजम ये नदी आती है। तो ये सारी सारी इसमें लिखनी थी, ये आपके इसके अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था।
फिर अगला प्रश्न आता है 5 नंबरों के अंदर। 5 नंबर के अंदर देखिए पहला प्रश्न था दक्षिणी अरावली जो है वह कौन सी वन्य प्रजातियों जो है वन्य जीवों की जो प्रजाति है वो संकटग्रस्त है दक्षिण अरावली के अंदर, और राज्य के अंदर वन्य जीवों के ऊपर संकट जो है वह क्या क्या है। तो इसके अंदर आपको दक्षिण अरावली के बारे में ही बताना था स्पेशली, जिसको मेवाड़ की पहाड़ियां कहा जाता है। उसके अंदर कौन कौन सी जो है वो वन्य जीव प्रजातियां संकटग्रस्त है, तो आपको प्रत्येक जो है वह आपके वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क के हिसाब से बताना था। तो भाई उड़न गिलेरी है कि चौसिंगा है या फिर आपके चीतल है, इनके बारे में आपको बताना था संकटग्रस्त प्रजातियां, और उसके साथ साथ में राज्य के अंदर वन्य जीवों के ऊपर क्या क्या संकट है वो आपको इसके अंतर्गत बताना था। यह प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया था कि भारत के अंदर 1981 से लेकर 2011 तक जो जनसंख्या वृद्धि दर है उस वृद्धि दर के अंदर स्थिरीकरण की जो है वह प्रवृत्ति को समझाइए। यानी कि 1981 में आप सभी को पता है भारत की अब तक की सबसे ज्यादा जो है वह 10 की वृद्धि दर रहने वाली है, वो किसमें थी 1981 में थी, और उसके बाद निरंतर जो है वह 10 की वृद्धि दर कम हो रही है। इसके बारे में आपको बताना था कि इसकी प्रवृत्ति क्या है समझाइए, यानी कि कारण वगैरह इसमें आपको बताना था। एक और फैक्चुअल प्रश्न पूछा गया था कि भारत के अंदर गुजरात, उड़ीसा और जो झारखंड है उसके अंदर जो बॉक्साइट है उस बॉक्साइट की खानें बतानी थी। बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है उसकी खानों के बारे में आपको इसमें बताना था। उसके बाद में एक प्रश्न था कार्बोनिफेरस जो काल है उसकी आपको विशेषताएं बतानी थी, साथ साथ में उसका टाइम पीरियड भी पूछा गया था कि कितना क्या टाइम है। ये 5 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे आपके इसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर। फिर अगले आते हैं आपके 10 नंबरों पर। 10 नंबर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आता आपका भारतीय जो मानसून है उसके ऊपर अल्नीनो का प्रभाव क्या है। तो अल्नीनो वाला जो है वो प्रश्न वापस रिपीट हुआ है, 2018 में पूछा गया था ये अल्नीनो का प्रभाव, और वापस इस बार पूछ लिया है। साथ साथ में प्रश्न था कि जो तिब्बत का जो पठार है उसका भारतीय मानसून के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ में एक और प्रश्न था पश्चिमी विक्षोभ को लेकर। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न थे इसमें, एक अल्नीनो पूछ लिया भारतीय मानसून पर प्रभाव, दूसरा इसमें पूछा था तिब्बत के पठार का और भारतीय मानसून के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और तीसरा पूछा गया था पश्चिमी विक्षोभ का। उसके बाद में आता है राजस्थान के अंदर जनसंख्या जो घनत्व है उसके ऊपर जो है वो भूगोल नहीं है, यहां पर था भौगोलिक जो क्षेत्र है राजस्थान के, यहां पर था बेसिकली भौगोलिक। भौगोलिक और जो जलवायु क्षेत्र है उसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि राजस्थान का जो जनसंख्या का वितरण है उसके ऊपर भौगोलिक रूप से और जलवायु के रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको उसके अंदर भौगोलिक में तो यह बताना है कि भाई पूर्वी राजस्थान के अंदर अच्छी जो है वह उर्वर मृदा पाई जाती है, यहाँ पर जो है वनस्पतियों का जो है वह उपलब्धता है, यहाँ पर जो है वो जल की उपलब्धता है, इसलिए यहाँ पर जनता ज्यादा रहती है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। तुलनात्मक रूप से पश्चिमी राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय जो है वह क्षेत्र है, वहां पर जो है वह आपके ऊसर भूमि जो है वो ज्यादा है, वहां पर पानी की उपलब्धता कम है, इसलिए लोग वहां पर कम रहते हैं, इसलिए जनसंख्या घनत्व कम है। जलवायु को आपको बताना है कि पश्चिम के अंदर तुलनात्मक रूप से जो है वह अधिक तापमान के साथ में जो है वह आपके जलवायु है, और इस वजह से लोग वहां पर जो है वो कम रहते हैं, शुष्क और उष्ण जलवायु पाई जाती है। पूर्व के अंदर जो है वो तुलनात्मक रूप से थोड़ी ठंडी जो है वो जलवायु पाई जाती है, ये इसके बारे में कुछ बताना था। पूर्व के अंदर वर्षा अधिक होती है, पश्चिम में वर्षा कम होती है, तो उनको आपको बताना था। जनसंख्या वही रहेगी जहां पर सुविधाएं मिलेगी रहने खाने की या फिर आपके जीवन यापन करने की, तो इस वजह से यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, तुलनात्मक रूप से पश्चिमी राजस्थान के अंदर कम है। एक प्रश्न पूछा गया था आपके ओजोन से संबंध में, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो है वो आपके जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण जोड़ा हुआ है टॉपिक, तो पर्यावरण से पूछ लिया कि ओजोन का ह्रास क्या होता है और इसके दुष्परिणाम क्या है, यानी कि ओजोन के ह्रास होने के बाद में, यानी कि इसका जो है वो खत्म होने के बाद में क्या इसके दुष्परिणाम आते हैं, उसके बारे में आपको इसमें बताना था। इसके बाद में आता है आपके तीसरे पेपर पर, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर अपन ने देख लिया कौन कौन से क्वेश्चन थे, सेकंड देख लिया। थर्ड पेपर आते हैं जिसमें पॉलिटी आती है, जिसके अंदर पवेड आती है यानी कि लोक प्रशासन, और साथ साथ में उसमें छोटी वाले 3 जो है वो सब्जेक्ट आती है, जिसके अंदर आपके स्पोर्ट्स एंड आपके योगा वगैरह आता है, बिहेवियर आता है और आपके लॉ आता है। तो तीसरे पेपर की अगर अपन बात करें, तीसरे पेपर के अंदर जो है वह आप सभी को पता है 3 सब्जेक्ट है। तो तीसरे पेपर के अंदर जैसे सबसे पहली यूनिट जो है उसके अंदर आती है आपके पॉलिटी, और पॉलिटी के अंदर 2 नंबर के जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें देखिए कौन कौन से प्रश्न थे। पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि भारत के अंदर जो अवशिष्ट विषय है यानी कि उनको जो है वह संवैधानिक स्थिति क्या, बेसिकली वो प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि अवशिष्ट शक्तियां जो है आप सभी को पता है कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के अंदर निहित होती है, उसके बारे में के अंदर आपको बताना था। आर्टिकल 248 जो है उसके बारे में आपको बताना था थोड़ा बहुत कि क्या क्या ऐसी शक्तियां हैं जो केवल केंद्र के पास में है। उसके बाद में सबसे तगड़ा प्रश्न पूछा गया था जो आपके भारत आदिवासी जो पार्टी है
बाप जो पार्टी है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। 4 चीजें इसमें पूछी गई थी कि बाप ने जो है वो कितनी जगह से कितनी सीटों से जो है वो चुनाव लड़ा था। दूसरा प्रश्न था कितनी सीटें जीती थी। तीसरा प्रश्न था कि जो टोटल जो आपकी विधानसभा चुनाव के अंदर जो वेद मत थे उसका कितना प्रतिशत इस पार्टी को मिला कंप्लीटली। और चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया था कि विशेष जगह पर जहां पर इन्होंने चुनाव लड़ा था वहां की कौन कौन सी सीट से इनको कितने कितने प्रतिशत जो है वह वोट मिले थे। ये इसके अंदर पूछा गया था बाप पार्टी के अंदर। ठीक है ना। तो इसमें देखिए ऐसे लिखा हुआ है कि भाई चुनाव जो है वो कितनी सीटों के ऊपर इन्होंने कितनी सीटें इनको मिली है विधानसभा में, कितनी सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा है, वेद मतों का कितना प्रतिशत इनको मिला है, और साथ साथ में है जीतने वाले जो सदस्य हैं उनको वेद मतों के कितने प्रतिशत मिले हैं। ये इसके अंदर प्रश्न के अंदर 4 चीजें एक साथ पूछी गई थी। बड़ा तगड़ा प्रश्न था। इतनी चीजें किसी को सामान्य रूप से याद होती नहीं है। 2-3 चीजें आप बता सकते हो कि भाई 3 जगह से सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, कि जीते कौन कौन थे, वो आप इसमें बता सकते हो। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि ग्लोबल जो स्टॉक टेक है ये क्या होता है, जीएसटी, इसको ग्लोबल स्टॉक टेक कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना था। एक प्रश्न ये पूछा गया था। एक अंडमान निकोबार की जनजाति पूछी थी जिसका नाम था आपके शोम्पेन जनजाति जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, ये समाचारों के अंदर क्यों थी अभी, और ये इसके बारे में आपको बताना था। एक प्रश्न पूछा था आपके ईदा सीसी आपके नोगरंग ये कौन है और आलोक शुक्ला कौन है, इसके बारे में पूछा था। आई हैव नो आइडिया, मुझे भी नहीं पता था। और इस प्रकार के प्रश्न जो है वो अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये 5 प्रश्न जो है वो इसके अंदर पूछे गए थे आपके 2 नंबरों वालों के अंदर पॉलिटी में। उसके बाद में 5 नंबर वालों के अंदर देखिए कौन कौन से थे। पहला एक प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद जो 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ, उसके तहत आपको बताना था कि इसके अंतर्गत जो है वो समानता के अधिकार के अंदर युक्ति युक्त जो विभेद है वो किस प्रकार से, यानी कि आपको कुछ स्वतंत्रता भी मिलती है लेकिन उसके अंदर कुछ प्रतिबंध भी है, वो इसके अंदर आपको बताना था। एक प्रश्न पता नहीं कैसे पूछ लिया, ज्यादा ही कुछ करंट का घुस गया इसके अंदर, और क्वेश्चन था कि भाई कांस जो फिल्म फेस्टिवल हुए थे उसके अंदर भारतीय फिल्मों के जो प्रदर्शन है उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी थी, वो इसमें आपको बताना था। एक प्रश्न आया था आपके कि जन आंदोलन के अंदर गैर राजनीतिक जो तत्व है उनको आपको रेखांकित करना था, यह प्रश्न पूछा गया था 5 नंबर में। अगला प्रश्न था नगरीय जो निकाय है उसके अंदर पद्धत मुख्य विषय जो है उनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी थी कि कौन कौन से विषय जो है वो इसके अंदर दिए गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि नागरिक जो संशोधन अधिनियम है 2019 उसके अनुसार ओआईसी जो कार्ड धारक है उनकी नागरिकता जो है वह किन आधारों के ऊपर जो है वह रद्द की जा सकती है, जो कि मतलब कि ओवरसीज यानी कि जो बाहर की कहीं की नागरिकता धारण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद में जो है वह उनकी नागरिकता को किस आधार पर रद्द की जा सकती है उसके बारे में आपको बताने थे। साथ साथ में उनके विरुद्ध जो है वह उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त है वो भी इसमें बताने थे। तो ये 5 प्रश्न जो है वो 5 नंबर वालों के अंदर किसके अंदर पूछे गए, पॉलिटी में, ये 2 नंबर वाले थे। उसके बाद में 10 नंबर वाले प्रश्न थे, उसके अंदर एक प्रश्न था आपके जो जाति व्यवस्था है उसका सेकुलरीकरण जो है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि सेकुलराइजेशन जो है वह किस प्रकार से होता है जाति व्यवस्था का, वो इसके अंदर आपको बताने थे, और साथ साथ में इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताने थे। उसके बाद में आता है राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी चुनाव की जो विधि है वो आपको इसमें कंप्लीटली बतानी थी। क्योंकि ये इतना बड़ा प्रश्न नहीं था, 5 नंबर में पूछने लायक था, लेकिन 10 नंबर में इसमें पूछा था, तो इसमें आपको पूरी की पूरी जो है वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बतानी थी। उसके जो है वह चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं वो इसमें आपको बताने थे राज्यसभा सदस्य के लिए। उसके बाद में आता है एक धारणा है कि भारत की जो वैश्विक, इसमें बेसिकली ये प्रश्न जो है ये आपके आईआर का प्रश्न था, ये एग्जैक्ट जो है वो लैंग्वेज ऐसे थी इसकी। इसमें आपको पूछा था कि भारत की जो विदेश नीति है वो एक स्वतंत्र विदेश नीति है, और भारत जो है वह ग्लोबल जो नॉर्थ है, चूंकि जिनको अपन विकसित जो है वह उत्तरी देश कहा जाता है, और ग्लोबल जो साउथ है, उन दोनों के बीच में जो है वह नजदीकी संबंध रखता है, और इनके साथ में भारत को किस प्रकार से जुड़ना चाहिए, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था आईआर के अंदर। तो जिसके अंदर आपको सारा का सारा जो है वो भारत की स्थिति बतानी थी कि भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है, और भारत जो है वह ग्लोबल साउथ के साथ साथ में जो आपके विकसित जो राष्ट्र है, ग्लोबल जो नॉर्थ है, उनके बीच में किस प्रकार से सामंजस्य बिठाकर चल रहा है या फिर चलना चाहिए, उसके बारे में आपको इसमें बताना था। तो ये 3 प्रश्न, एक प्रश्न इसमें छूट गया है, वो आप देख लेना क्योंकि याद नहीं आया था। ये आपके टोटल प्रश्न हो जाएंगे, 2 नंबर वाले, 5 वाले और 10 वाले। उसके बाद में सेकंड यूनिट के अंदर जो है वह आपके आती है पवेड यानी कि लोक प्रशासन। उसमें 2 नंबर के प्रश्न जो है ये थोड़ी सी इजी थी तुलनात्मक रूप से। इसमें पूछा गया था एक तो अजमेर के अंदर स्थित कौन कौन से राजस्थान सरकार के जो है वह आपके किन्हीं दो जो है वह निदेशालयों के बारे में या फिर कार्यकारी जो विभाग हैं उनके बारे में आपको पूछा गया था। तो आपको इसके अंतर्गत बताने थे कि कौन कौन से 2 विभाग थे।
एक था कि उप क्षेत्रीय सरकार जो है वो क्या होती है, उप क्षेत्रीय नहीं था ये था उपराष्ट्रीय सरकार क्या है। एक प्रश्न था उपराष्ट्रीय सरकार जो है वो क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना था, उपराष्ट्रीय सरकार के बारे में नया प्रश्न था। एक प्रश्न था कॉरपोरेट जो गवर्नेंस है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, वो आपको बताना था कि समाज के प्रति कॉरपोरेट गवर्नेंस का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में आपको बताना था। ये आपके 2 नंबर, इसमें भी 2 प्रश्न जो है वो आपके छूटे हुए हैं, वो प्रश्न याद नहीं आ रहे थे। 5 नंबर वालों के अंदर देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, परिवर्तन का जो प्रबंधन है वो क्या होता है और उनके विभिन्न जो तत्व है उनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी थी, तो वो आपको इसके अंदर बताना था। एक प्रश्न था आपके वैधता प्राप्ति के क्या सिद्धांत है, ये बेसिकली ऐसे था कि वैधता का क्या सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना था। वैधता को लेकर जो है वह आपके ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न जो है वह आपके अनुच्छेद 315 से पूछा गया था और इसमें स्पेशली जो है वह लोक सेवा आयोग के नहीं थे, इसमें आपको राज्य के लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा था कि अनुच्छेद 315 के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके प्रावधान क्या है, तो उसके बारे में आपको बताना था कि उसके अंदर प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और 7वें संविधान संशोधन 1956 से ये कर दिया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक लोक सेवा आयोग संयुक्त हो सकता है और उसके बारे में उनके सामान्य चीजें बतानी थी, उनके सदस्य संख्या कितनी क्या है वो आपको इसमें बताना था। एक प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी का जो 7 पाप है वो 7 सामाजिक पाप गांधी जी ने कौन कौन से बताए थे और इसके क्या लाभ है उसके बारे में भी आपको बताना था। तो उसमें आपको ये चीजें बतानी थी कि गांधी जी के जो 7 पाप है वो कौन कौन से हैं। भाई व्यापार के बिना जो है आपके नैतिकता बिना जो है वो व्यापार करना हो, सिद्धांत के बिना जो है वो आपके राजनीति हो, या फिर आपके अंतःकरण के बिना जो है वो सुख हो, इस प्रकार के जो है वो गांधी जी के 7 पाप है वो इसके अंदर बताने थे, इसके लाभ क्या है उसके बारे में आपको बताना था। तो ये 4 प्रश्न जो है वो 5 नंबर वालों के अंदर पूछे गए थे। 10 नंबर वालों के अंदर देखिए कौन कौन से प्रश्न थे। एक तो ग्रेकोनाज वाला पूछा गया था, ग्रेकोनाज का फॉर्मूला क्या है वो पूछा गया था और उसके अंदर संख्या जो है वो 5 देकर जो है वो पूछा गया था, अधीनस्थों की संख्या बताइए, ये एक प्रश्न इसमें पूछा गया था। एक प्रश्न रिपीट हुआ था पिछली बार से ही, सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ जो प्रशासक है उन दोनों के मध्य क्या विवाद के कारण है वो आपको बताने थे कि भाई इनके पास में जो सामान्यज्ञ जो होते हैं इनके पास उच्च वेतन उच्च भत्ते मिलते हैं, तेज इनकी जो है वो पदोन्नति होती है, विशेष प्रकार से जो है यह आपके राजनीतिज्ञों के निकट होते हैं, इनके जो है वो अंतर विभागीय जो है वह आपके ट्रांसफर होते हैं, ये इनके पास में विशेष चीजें होती है जो विशेषज्ञों को लेकर जो है वो एक चुनौती होती है। सामान्यज्ञ जो होते हैं ये उच्च प्रशासनिक पदों पर होते हैं, उनके अधीनस्थ विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए भी उनमें विवाद होता है। तो इस प्रकार से आपको इसमें बताना था। साथ में प्रथम प्रशासनिक जो सुधार आयोग था उसने क्या क्या उपाय बताए थे इसके बारे में वो भी आपको बताने थे। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के अंदर जो न्यायिक नियंत्रण है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, इसके उपकरण वगैरह आपको पूछे गए थे कि किस प्रकार से किया जा सकता है न्यायिक नियंत्रण। आरएस 2021 में भी यही पूछा गया था, सेम टू सेम इसमें भी यही आ गया है, न्यायिक नियंत्रण वापिस पूछ लिया गया है, ठीक है ना। ये प्रश्न थे आपके किसके, पवेड़ के। उसके बाद में आते हैं आपके तीसरी यूनिट के अंदर, तीसरी यूनिट में आता है आपके स्पोर्ट्स एंड योगा। उसमें 2 नंबर के प्रश्न देखिए कौन कौन से पूछे गए थे। पहला प्रश्न था आपके पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत के जो ध्वजवाहक है, जिसके अंदर एक तो शरत कमल अचंता थे होने वाले हैं और एक जो है इसके अंदर आपके हैं ये एक और थी, उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, पीवी सिंधु थी। तो इन दोनों के बारे में जो है वो आपको बताना था कि इन दोनों की खेल से संबंधित जो है वो इनकी क्या उपलब्धियां हैं वो आपको इसमें पूछी गई थी। एक प्रश्न था राजस्थान के किस पिता और पुत्री की जोड़ी को जो है वह अर्जुन पुरस्कार मिला है। अब ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको वाकई में छोड़ना होता है क्योंकि यहाँ तक जो है वो पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, इतना याद भी नहीं होता है। उसके बाद में एक प्रश्न था राजस्थान के मुख्य जो खेल हैं वो कौन कौन से हैं खेलो इंडिया के तहत, और खेलो इंडिया के जो है वो भारत के अंदर कितने केंद्र है वो आपको इसमें बताने थे। एक दिव्य कीर्ति सिंह जो है इसकी उपलब्धियां जो है वो पूछी गई थी। दिव्य कीर्ति सिंह की उपलब्धियों के अंदर बेसिकली जैसे कि इसमें दिव्य कीर्ति सिंह आप सभी को पता है राजस्थान के मूलतः नागौर से वैसे, लेकिन इसमें जयपुर आता है, घुड़सवारी से संबंधित है। इन्होंने एशियाड जो 2023 हुआ था इसके अंदर, जो कि 2022 हुआ था बेसिकली 23 में आयोजन हुआ था, उसके अंदर इन्होंने घुड़सवारी के अंदर टीम स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। ये कंफर्म आने वाला क्वेश्चन था, तो ये आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पुनर्वास से या फिर जो चोट वगैरह है उसमें खिंचाव और मोच के अंदर क्या अंतर है, ये प्रश्न पूछा गया था स्पोर्ट्स एंड योगा में। तो ये 5 छोटे वाले प्रश्न थे, 2 नंबर वाले। 2 प्रश्न जो है वो बड़े आए थे, जिसमें एक तो था खेलो इंडिया के जो है वह किन्हीं 10 विशेषताओं को लिखना था, एक तो ये प्रश्न था, और एक था आपके जो योग से संबंधित है, जो हमेशा आपको एक योग सूत्र जो है वो पूछा जाता है, और वो बेसिकली पिछली बार भी इतना टफ पूछा गया था। और सामान्य जो है योग वाले के अंदर आजकल जो है चूंकि 2000 जो आपके 16 वाला हुआ था उसमें थोड़ा सा इजी था, 2018 के अंदर 2021 के अंदर थोड़ा सा टफ पूछा गया था, लेकिन फिर भी
इस बार भी जो है वह एक आपको श्लोक देकर और पूछा गया था कि इस योग सूत्र का जो है वह संबंध, इसका जो है अर्थ बताना है और इसके तत्व जो है उनको समझाना था, तो ये इसके अंतर्गत पूछा गया था। फिर अगला आपके आता है बिहेवियर। बिहेवियर के अंदर 2 नंबर वालों के अंदर पूछा गया था, एक तो डेविड वेस्लर जो है उसके अनुसार बुद्धि की परिभाषा आपको बतानी थी, एक तो ये प्रश्न पूछा गया था। एक था आपके संवेदी जो स्मृति होती है ये क्या होती है, इसके बारे में पूछा गया था। एक था आपके चिन्ह विस्मरण जो है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको पूछा गया था। एक था आपके अधिगम के विश्लेषणात्मक जो शैली है उसकी 3 विशेषताएं जो है वो आपको बतानी थी। एक था आपके बुद्धि की जो भारतीय अवधारणा है वो क्या है वो आपको बतानी है। तो ये 5 जो है वो पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं। साथ साथ में 5 अंक वाले प्रश्न देखिए कौन सा था। एक था आपके फीडमैन और रोजरमैन जो है, ये रोजरमैन जो है उसके अनुसार व्यक्तित्व के जो है ए और जो बी टाइप है उसके बारे में पूछा गया था, एक प्रश्न तो ये था। एक प्रश्न था आपके क्रिया केंद्रित और संवेग केंद्रित जो तनाव प्रबंधन है वो क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया था। तो इस प्रकार से ये 2 प्रश्न जो है वह आपके बिहेवियर में 5 वाले थे और ये आपके 5 प्रश्न 2 अंक वाले आ जाते हैं। उसके बाद में आता है अगला आपके लॉ। विधि के अंदर 2 नंबर वाले प्रश्न देखिए कौन कौन सा था। पहला प्रश्न था कि विदेश से अगर आपको कोई गोपनीय सूचना प्राप्त हुई है भारत को, और उस सूचना को क्या सूचना का जो अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई जो है उसके तहत दिया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो दिया जा सकता है क्या, तो बिल्कुल इसमें नहीं दिया जा सकता है। अब इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में भी लिख सकते थे, लेकिन इसका आंसर तो एक शब्द में था कि नहीं दिया जा सकता। ये स्पेशली लिखा हुआ आरटीआई 2005 के अंदर कि विदेश से अगर विश्वास के ऊपर कोई अगर गुप्त सूचना प्राप्त की हुई है तो वो आरटीआई के तहत नहीं दी जाती है। उसके बाद में था भरण पोषण जो अधिनियम है उसके अंदर बच्चे की जो है वह क्या परिभाषा है। तो बच्चे की परिभाषा नहीं पूछी थी, बच्चे के प्रकार पूछे थे इसके अंदर कि भाई बच्चे कौन कौन से हो सकते हैं। तो बालक का मतलब क्या था, बालक का मतलब था इसमें पिता है, सॉरी इसके अंदर जो है वो आपके पुत्र है, पुत्री है, या फिर पौत्र है, पौत्री है, या फिर आपके दामाद है, या फिर पुत्र वधु है, ये सारे के सारे इसके अंदर इसके टाइप आते थे भरण पोषण अधिनियम के अंदर। उसके बाद में आता है प्रतिलिपि अधिकार यानी कि जो कॉपीराइट होता है उसकी विषय वस्तु आपको बताने थे। इसके अंदर भाई पुस्तक है या फिर कोई लेखन है, कोई साहित्य है, ठीक है ना, कोई रचना है, वो चीजें इसके अंतर्गत आती है कॉपीराइट के अंदर, ये आपको इसमें बताना था। एक प्रश्न पूछा गया था आपके घरेलू हिंसा जो अधिनियम था उसके अंदर लैंगिक उत्पीड़न जो है उससे क्या आशय है वो आपको इसके अंतर्गत बताना था। एक प्रश्न पूछा गया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है उसके अंदर निजता पद जो है इसका क्या मतलब है, निजता का क्या मतलब है, तो वो निजता पद जो है उसका आशय पूछा गया था। ये आपके 5 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर वाले। इसी प्रकार से 5 अंक वाले जो है वो प्रश्न कौन से आते हैं, 5 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक तो था कि एक हिंदू जो देवता है यानी कि जो मूर्ति होती है हिंदू धर्म के अंदर उसकी वैधानिक स्थिति जो है वो क्या है, एक तो ये पूछा गया था। और एक प्रश्न था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो 1955 है उसके अंदर शायर का मतलब क्या होता है, एक ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार से जो है यह आपके लो के 5 प्रश्न तो ये थे छोटे वाले और 2 प्रश्न जो है वह आपके थे बड़े वाले, 5 अंक वह अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड तीनों पेपर की हमने चर्चा करी कि भाई प्रश्न जो है वो किस प्रकार के आए हैं। पेपर फर्स्ट थोड़ा सा जो है वो हार्ड लेवल का था, पेपर थर्ड जो है वह आपके थोड़ा सा पॉलिटी केवल मॉडरेट टाइप की थी, बाकी जो है वह आपके पबेड है या फिर छोटी वाली सब्जेक्ट अच्छी थी उसमें। फोर्थ पेपर के अंदर इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी तगड़ी थी। आने वाले टाइम के अंदर अगर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो फोर्थ पेपर भी जो है वो आपको सामने चर्चा कर ली जाएगी। बाकी ये 3 पेपर थे, 3 पेपरों के क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा करी है। अभी अपना लास्ट जो प्रश्न है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो भी अभी आरएस की हो सकता है कि इसमें अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं वो वापिस अगर आरएस की तैयारी करना चाहें, साथ साथ में वो विद्यार्थी जो पहली बार आरएस के अंदर उतरना चाहें या फिर जो अभी अभी उतरे हैं आरएस की तैयारी अभी शुरू करी है, उन सभी के लिए एक विशेष प्रकार की जो है वह घोषणा क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी के लिए लाई जा रही है। और वो ये घोषणा है कि आरएस के लिए क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन के ऊपर जो है वह एक लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो है वो बैच चल रहा है और उस बैच का नाम है जुनून बैच। बैच कौन सा, आपके जुनून बैच जो है वो चल रहा है, सुपर 30 के नाम से ये चल रहा है। जुनून बैच के अंदर जो है वह वर्तमान समय में जो प्राइस है वो कितनी है, 9,999 यानी कि 10,000 रुपये इसकी प्राइस है। अभी अगर आप QED 10 अगर आप लगाते हैं तो उसके अंदर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा था अब तक, लेकिन मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर सर के द्वारा जो है वह एक स्पेशल आपके लिए ऑफर लाया गया है और उस ऑफर के तहत अगर आप इसमें कोड जो है वह लगाते हैं, अगर आप इसके अंदर कोड लगाते हैं VSR01, कौन सा कोड लगाते हैं, VSR
01, अगर ये आप कोड लगाते हैं तो इस कोड को लगाते ही आपको जो है वो 15% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। कौन से वाले बैच में, जुनून बैच के अंदर। यानी कि आपको कहां पर जाना है, क्वालिटी एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, हो सकता है आपके पास में है पहले से ही। तो आप जैसे ही अपने क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके अंदर जैसे ही आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के अंदर जाएंगे, उसमें एक नंबर के ऊपर ही आपको मिलेगा सुपर 30 जुनून बैच। उस जुनून बैच को आप जैसे ही ओपन करेंगे, आप परचेज के लिए बाई नाउ के ऊपर जाएंगे, वहां पर आपको कोड पूछा जाएगा। उस कोड के अंदर आपको VSR01 डालना है। अगर आप वहां पर QED10 डालते हैं, जो नरेंद्र सर ने पहले बताया था, तो आपको 10% की जो छूट उसमें मिल ही रही थी। आप अगर चाहते हैं कि आपको और छूट मिले, तो स्पेशल जो है वो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आपको VSR01 जो है वो कोड डालना है। इस कोड को डालते ही आप सभी को जो है वो 15% का क्या मिलेगा, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आपके ये रेट है 10,000। इस 10,000 के ऊपर जो है वो 15% का डिस्काउंट मिलेगा, अतिरिक्त 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अभी अगर आप जाके इसको जो है वह लगाएंगे, तो अभी से ही आपको 15% का डिस्काउंट दे दिया गया है। और जैसे ही आप इसको लगा के क्लास से देखेंगे, तो इस 15% की छूट के साथ साथ में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। ये इतनी सारी विशेषताएं जो है वो इसके बारे में लिखी हुई है। बहुत ही जो है वह आपके विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो है वो अध्यापन करवाया जा रहा है निरंतर रूप से। आपको जो है वो रेगुलर टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस जो है वो इसमें करवाई जाएगी। साथ साथ में ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो इसके साथ में आपको प्री वाली जो टेस्ट सीरीज है, RS प्री की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री मिलने वाली है, ये भी ध्यान रखना है। अनलिमिटेड टाइम के लिए आप देख सकते हैं। अदर कोचिंग्स की तरह जो है वो यहाँ पर ये विशेषता नहीं है कि आप केवल 2 बार देख सकते हैं कि 3 बार देख सकते हैं। आप जितनी इच्छा हो आपकी उतनी बार देखिए आप। साथ साथ में आप सभी के लिए ये कोर्स कब तक रहेगा, तो इसकी वैलिडिटी है आपके अप्रैल 2026 तक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अप्रैल 2026 तक ये आपका कोर्स रहने वाला है। अब देखिए, एक दो प्रश्न जो आपके हैं कि सर नई वाली भर्ती का क्या है, तो उसी को लेकर ये वैलिडिटी रखी गई है। नई वाली भर्ती कब आएगी, जैसे ही इस RAS मेंस 2023 का रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू कॉल आएगा, इंटरव्यू की डेट आएगी, जैसे ही इंटरव्यू की डेट आएगी उसके अगले 2, 4, 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर आपको RAS की जो नई भर्ती है उसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब हो सकता है इसका रिजल्ट अगले 3 महीने में ही आ जाए, हो सकता है 4 महीने में आए। यानी कि कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि इस साल के अंत से पहले पहले RAS 2023 मेंस का रिजल्ट आकर और इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। यानी कि दिसंबर 2024 से पहले पहले जो है वह अगर इंटरव्यू की डेट आ जाती है, तो नई भर्ती जो है वह आपको जनवरी के अंदर एनी हाउ जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जनवरी 2025 के अंदर अगर आपकी भर्ती आती है, नई RAS की भर्ती, तो उसका प्री के लिए जो है 1 महीना आपके फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। यानी फरवरी मान लो फॉर्म भर दिए गए हैं, तो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने आपको मैक्सिमम मिलेंगे प्री के लिए। जून के आसपास, सॉरी मार्च, अप्रैल, मई, हाँ जून के आसपास जो है वह आपके प्री एग्जाम होने की संभावना रहेगी। जून के बाद में जो है वह अगले 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आपका हो सकता है मेंस हो जाए। यानी कि दिसंबर 2025 से पहले पहले आपके मेंस हो सकता है। और वैलिडिटी क्या है, अप्रैल 2026। मान लो बाई चांस अगर डेट आगे गई, अप्रैल 2026 से भी अगर डेट आगे जाती है, तो कोर्स की वैलिडिटी आप सभी के लिए बढ़ा दी जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर आप इसको अभी खरीद के अगर तैयारी करेंगे और आप इस अप्रैल 2026 को टारगेट ना रखिए, आपको टारगेट ये रखना है कि दिसंबर 2024 में भर्ती आ रही है और इससे पहले पहले भी आ सकती है भर्ती, और हमें हमारी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। इस बार मैंने खुद ने फील किया है, पिछली बार भी दिया था, लेकिन इस बार वापस वही फील किया है कि RAS जो है वो आपसे केवल एक चीज मांगती है, और वो होता है आपका टाइम। आप जितना ज्यादा टाइम दोगे RAS को, उतना ही जो है वह आप निखर कर सामने आओगे। तो आपको टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि आप केवल एक किसी संस्थान के नोट्स पढ़ लो या फिर एक संस्थान से आप अध्ययन कर लो। आपको एक संस्थान, भले मान लीजिए आप जैसे क्वालिटी एजुकेशन के आप पूरे के पूरे अध्यापक के सारी चीजें पढ़ लिए, लेकिन उसके अलावा भी आपको खुद की तरफ से जो है वह एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आपको राजस्थान बोर्ड की, आपको NCERT की किताबें, उनमें भी कुछ मैटर देखना पड़ेगा। आपको बहुत सारी जो है वो टेस्ट की जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो टेस्ट आप जब दे पाओगे मेंस के, जब आपका कोर्स होया हुआ रहेगा। तो अगर आप अभी से अगर कोर्स के ऊपर फोकस करोगे, अभी अगर आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे, तो पिछले वाले जो टाइम यानी कि जो बचा हुआ टाइम रहेगा, उसमें आप लास्ट टाइम के अंदर बहुत सारे टेस्ट लिख सकते हो। इसलिए मेरा यही कहना है कि आपको अगर खरीदना है तो
आज ही जाकर जो है वह क्वालिटी एजुकेशन के अंदर आपको जाना है, जुनून बैच के अंदर, जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम टाइप का एक बैच है, और उसके अंदर आपको जो है वह VSR01 आपको कोड डालना है। इस कोड के साथ आपको जो है वह 15% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। इंस्टेंट अभी लागू कर दिया गया है, अभी अगर आप जाके ट्राई करेंगे। दूसरी चीज इसमें आपको देखिए प्री का कोर्स, अच्छा एक चीज और इसमें जो है वो मैं आपके लिए घोषणा कर देता हूं कि आप सभी के लिए इसमें प्री वाला जो कोर्स है वो भी फ्री कर देंगे। चलिए, जो आपके RS प्री का कोर्स है वो फ्री कर देंगे, RS प्री की जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें आपके लिए मिल जाएगी साथ में फ्री के अंदर। तो RS प्री के लिए तो आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल मुफ्त है। RS मेंस के लिए आपको ये 15% का डिस्काउंट लगा दोगे तो आपको वैसे ही कोर्स जो है वो 15% इसकी राशि जो है वो कम हो जाएगी। दो चीज तो मेंस आपको कर लिया। तीसरी चीज, मेंस जैसे ही अगर आप पास कर लोगे तो इंटरव्यू जो है वो आप सभी के लिए फ्री के अंदर करवा दिए जाएंगे क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से। यानी कि प्री और इंटरव्यू के लिए आपके बिल्कुल फ्री सेवा है। मेंस के लिए आपको जो है वह स्पेशल जो है वो ऑफर मिल रहा है 15% का डिस्काउंट के साथ में VSR01 लगाना है। जैसे ही ये लगाओगे उसके बाद में आपको मेंस के लिए जो है वह बहुत ही शानदार चीजें मिलने वाली है। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर RS की सोच रखी है, RS की अगर तैयारी कर रहे थे अच्छी नहीं हुई है, RS अगर आपको बनना है तो अभी जाइए क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर, लाइव फ्रॉम क्लासरूम के अंदर जो आपका जुनून बैच है उस जुनून बैच के अंदर VSR01 लगाकर आप 15% के डिस्काउंट के साथ में आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं कोर्स को। इसीलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से पेपर पूछे गए हैं उसके लिए आपको RS सिलेबस जो है उसके लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं तो साल भर तो ये मान के चलिए कि आपको मेंस के लिए टाइम देना पड़ेगा। इसलिए तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आगे की जो भी ये सूचना है निरंतर रूप से आप सभी को बता दी जाएगी। फिलहाल अपना आने वाले टाइम के अंदर एक तो डेली जो है वो आपको शाम को क्लास मिलने वाली है इकोनॉमिक सर्वे की, हमेशा की जैसे यूट्यूब के ऊपर आप सभी को इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है उसकी क्लासें मिलने वाली है। दूसरी चीज़, इस बार स्पेशली चीज़ ये होगी, इकोनॉमिक सर्वे और बजट का कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज, ये दोनों की दोनों आपको अलग से मिलने वाली है। साथ साथ में इकोनॉमिक सर्वे और बजट की बुक जो है वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, अगले 5-7-10 दिन के अंदर अंदर। चौथी चीज जो है वो हम बात करेंगे कल किसके ऊपर, SI और जो डिप्टी जेलर की भर्ती आई है उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही समय अपने को मिल पाया है कि RS के ऊपर चर्चा हुई है, कल हम SI के ऊपर करेंगे। SI के ऊपर मेरा विशेष फोकस रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। आपके फॉर्म खुल चुके हैं डिप्टी जेलर के, फॉर्म भर देना है पहले, तो बाकी का जो काम रहेगा वो मैं सारा का सारा आपको बताऊंगा, किस प्रकार से अपने को सिलेक्शन लेना है, किस प्रकार से हमें जो है वह तैयारी करनी है। ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है, इधर उधर ज़्यादा नहीं घूमना है। जो चीज़ है आपके सामने मैं सीधा सीधा रखूंगा कि सिलेक्शन के लिए क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। तो आने वाले टाइम में SI, डिप्टी जेलर, RS या फिर आपका इकोनॉमिक्स और जो आपके बजट वगैरह है उनको अपन फोकस करेंगे। साथ साथ में पटवारी की भर्ती आने वाली है उसको भी फोकस करेंगे, और जितनी जितनी भर्तियां वो सारी की सारी फोकस हो जाएगी। आप चिंता नहीं करनी है आपको, और आपको केवल और केवल क्या करना है, निरंतरता रखनी है अपने अध्ययन के अंदर। अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। आपको जिस फील्ड के अंदर जाना है, मान लीजिए आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, भाई RS के लिए जाना है, SI के लिए जाना है, पटवारी के लिए जाना है, या फिर अदर कोई टीचिंग एग्जाम के लिए जाना है, तो हर चीज़ के लिए क्वालिटी एजुकेशन के अंदर जो है वह आपको इस बार जो है वो मिल जाएगी सारी की सारी सुविधाएं, चाहे कोर्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो, सारी की सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। साथ साथ में स्पेशली जो गाइडेंस है वो हमेशा से नरेंद्र सर की, और मेरे द्वारा जितना संभव हो पाएगा मैं आप सभी को हर भर्ती जो है उसके लिए आपको गाइडेंस देता रहूँगा। तो ये आप सभी के लिए एक जानकारी थी RS के बारे में। RS का जो सिलेबस है उसके बारे में आने वाले टाइम के अंदर और चर्चा जो है वो करते रहेंगे। साथ साथ में आप सभी के बारे में जो है वह ये चीज़ें मैंने बताई दी है। आपका अगर कोई प्रश्न हो स्पेशली तो आप पूछ सकते हैं, RS SI किसी के रिलेटेड प्रश्न हो तो कमेंट के अंदर जो है वो आप विशेष रूप से पूछ सकते हैं। फिलहाल इतना ही रखते हैं। फिलहाल आने वाले दिनों के अंदर फिर से मिलते रहेंगे, रेगुलर क्लासेज जो है वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखिए। आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।